साथियों नमस्कार। आज के जो लाइव का डिस्कस का मुद्दा है उस सिनेरियो में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो भी ट्रेंड में है। साथियों रिसेंटली आप लोग पढ़ चुके हो अखबारों में या वेरियस सोशल मीडिया पे कि किसी व्यक्ति के यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी की रेड हुई। अल्टीमेटली वो व्यक्ति जो है पकड़ा गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसके पासों की बरामदगी नहीं भी हुई है, पर उसके बावजूद भी लंबे टाइम से वो जेल में है। तो साथियों आज हम जो डिस्कस करेंगे उस सिनेरियो में दो कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड सेक्शन 45 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिटिगेंट्स के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जो कानून को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आज का टॉपिक मेंटेनेंस पे नहीं है, चेक पे नहीं है। आज का टॉपिक बहुत ही विशिष्ट टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पे, और कंसर्न विद द ईडी रेट्स एंड विद द ईडी ऑफेंसेस। ठीक है जी साथियों, मैं एक जजमेंट जो है आज डिस्कस करूंगा आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस सिनेरियो में जजमेंट का जो नाम है वो है रूप बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट जो प्रोनाउंस हुआ है ये 31 अक्टूबर 2023 को प्रोनाउंस हुआ है बाय ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। जजमेंट क्या है, इसके फैक्ट्स क्या हैं, ये हम खुल के डिस्कस करेंगे। और अगर आप रुचि रखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स में या ईडी के मैटर्स में और उस पर कोई टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स पे आइए, अपनी बात को लिखिए ताकि हम बात को और डिस्कस जो है एफिशिएंटली कर सकें और कोई भी आपको क्वेरी हो मैं आपको इजीली जो है एक्सप्लेन कर सकूं। पर शर्त वही है कि जो भी क्वेरी है बहुत शॉर्ट में लिखिएगा ताकि उसका उत्तर देने में जो है काफ़ी ईजी रहे। मैट्रिमोनियल की क्वेरी का आंसर मैं आज नहीं दूंगा, ना ही चेक की क्वेरी का आंसर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा सब्जेक्ट जो है कन्फाइंड है टूवर्ड्स अरेस्ट एंड बेल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इसको लेकर जो रिसेंट जजमेंट है पंजाब हाई कोर्ट का 31 अक्टूबर 2023 का, वो क्या कहता है और उसको लेकर क्या विधिक प्रोविजन जो है कानून में दिए गए। साथियों ईडी की रेड हो गई या एंटी करप्शन ने पकड़ लिया, ये कई टॉपिक्स जो है हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर हमें चीज़ें जो है क्लियर नहीं होती है और ना ही ये चीज़ें अखबार में हमें एक्सप्लेन जो है वो की जाती हैं। तो ये मामले क्या है, कैसे वर्कआउट करते हैं, इसको लेकर जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथियों जो जजमेंट पंजाब हाईकोर्ट का है उनके सामने 3 मुद्दे थे रिट के अंदर, क्योंकि एक अक्यूज जो है हाईकोर्ट में गया और उसने कहा कि मेरा अरेस्ट ही गलत है, मेरा रिमांड ही गलत है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो उस स्नैरियो में हाईकोर्ट को ये देखना था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विजय चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, उस स्नैरियो में कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ भी है बट वो प्रायर है रिगार्डिंग द कमेंसमेंट ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस, तो इस स्नैरियो में क्या वो प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत आएगा या नहीं आएगा और उस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या ये एक इलीगल ज्ञान है, क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी का कॉन्सिक्वेंटल है, क्या ये शेड्यूल ऑफेंस का कॉन्सिक्वेंटल है, ये भी कोर्ट को जो है तय करना है इस जजमेंट की लाइट में। दूसरी बात, जो अक्यूज का अरेस्ट है इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्या ये जस्टिफाइड है। तीसरी बात जो डिस्कस करनी थी कोर्ट को कि जो रिमांड दिया है इन द रूटिंग मैनर बाय द कंसर्न कोर्ट, क्या ये जस्टिफाइड है। चौथी बात तय करनी थी क्या कंसर्न अक्यूज को या पिटिशनर को बेल पर रिहा किया जाए या नहीं किया जाए। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली संजय सिंह का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें भी सेक्शन 19 जो है वो पिक्चर में है और उसको लेकर लगातार जो है डिबेट चल रही है, क्योंकि अभी तक जो हम लिटरेचर पढ़ते आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है सेक्शन 45 पर, बट फर्स्ट टाइम इंटरप्रिटेशन चल रहा है सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर और उसका कॉन्सिक्वेंटल इफेक्ट क्या होगा सेक्शन 45 पर और किस तरह से हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं इन लीगल प्रोविजंस का। साथियों इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि वेरियस एफआईआर जो है दर्ज हुई बाय द कंसर्न लोकल पुलिस। सेक्शंस क्या थे 120B 420 467 471 ऑफ आईपीसी और ये दर्ज हुए थे अगेंस्ट IREO प्राइवेट लिमिटेड और इसके जो कंसर्न डायरेक्टर थे उनके विरुद्ध। साथियों मोटी मोटी बात यह है कि जो मामला था वो था 3/4 PMLA का और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 17 PMLA एक्ट के तहत जो है जो सर्च जो है वो कंडक्ट किए गए और प्रॉपर्टीज को जो है अटैच किया गया और फाइनली जो अक्यूज पर्सन थे उनको जो है यहाँ पर अरेस्ट किया गया। अब जब यहाँ पर अक्यूज पर्सन जो है अरेस्ट हुए तो उन्होंने डिफरेंट तरीके से अपने तर्कों को जो है बिफोर कोर्ट रखा। सबसे पहला जो केस हम देखते हैं यहाँ पर वो है पंकज बंसल का केस। जब ये अरेस्ट हुए थे तो ये मामला लेके गए सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है बेल दिया और एक कॉन्सिक्वेंट जजमेंट जो है तैयार हुआ दूसरे केस के लिए। दूसरा मामला है इस केस में रूप बंसल का। उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने काफी तर्क जो है कोर्ट में दिए। उनका जो इंपॉर्टेंट तर्क था वो था कि सेक्शन 19 जो है PML एक्ट का वो काफी इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई मटेरियल पोजेशन में भी है ईडी के, तो वहां पर रीजनेबल बिलीव होना चाहिए, उसके बगैर जो है अरेस्ट नहीं कर सकते। पर रीजनेबल बिलीव क्या होता है? सबसे पहली बात, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देयर मस्ट बी अ कनेक्शन बिटवीन द मटेरियल सो कलेक्टेड एंड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। नंबर 3, नेसेसिटी, क्योंकि जो बेसिक रूल है वो बेल का है, और बेसिक रूल से अगर डेविएशंस कर रहे हैं तो वो स्थितियों को स्पेसिफिक वहां पर करना पड़ेगा, पर वो स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया। उनका कहना है कि जो रिमांड ऑर्डर है वो भी जो है गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हैंसफोर्थ वर्ड जो है यूज किया गया है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को इमीडिएटली जो है वो कन्वे करना पड़ेगा, और ग्राउंड सब राइटिंग में होने चाहिए, इट शुड बी रीजनेबल, और नेक्सेस जो है होना चाहिए। और अगर रीजनेबिलिटी नहीं है, नेक्सेस नहीं है, तो एवरीथिंग वुड बी इलीगल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है सारे ऑर्डर्स को जो है यहाँ पर चैलेंज किया गया। साथियों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 19 के साथ साथ जो वेरियस लीगल प्रोविजंस है उसकी ओर भी जो है ध्यान दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर है सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए, जो बात करता है बेल की। और इसमें ये स्पेसिफिकली अगर बेल चाहिए अक्यूज को, तो 2 बातें उसको स्पष्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि उसने ऑफेंस जो है कमिट नहीं किया है, और अगर उसको बेल दी जाएगी तो किसी भी रूप में वो अपनी बेल की लिबर्टी का मिसयूज नहीं करेगा, और फर्दर कोई ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं करेगा। पर यहाँ पर सेक्शन 19 के साथ जो है सेक्शन 45 को मिला के पढ़ना पड़ेगा, ऐसा जो है कोर्ट ने स्पेसिफिक किया। तो कोर्ट ने वेरियस सिनेरियोस को देखा, सारी बातों को देखा, और सबसे पहले कोर्ट ने जोर दिया सेक्शन 19 के ऊपर, पावर ऑफ अरेस्ट। ये सेक्शन क्या बोलता है? इफ डायरेक्टर और द कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर or the concerned deputy director or any other person so authorized by the central government by general or special order has reason to believe that any person has guilty of an offense under this act, he may arrest such person। तो कहने की बात है कि अरेस्ट जो है मैंडेटरी नहीं है, अरेस्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी है, पर डिस्क्रिशनरी पावर्स को आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा एज पर द साउंड प्रिंसिपल। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जब व्यक्ति को अरेस्ट कर लेंगे तो उसके पास राइट है बेल का, पर बेल का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि बेल जो है वो रूल है, जेल जो है वो एक्सेप्शन है। ऐसे कई जजमेंट्स में जो है कोर्ट ने रिलाई किया, और कोर्ट ने माना कि अगर फाइल को हम देखें तो जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो कन्वे नहीं किए गए किसी ग्रुप में। जब किसी व्यक्ति को धारा 19 के तहत ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है इमीडिएटली कन्वे नहीं किए रहते हैं, और जो नेक्सेस है वो रीजनेबल नहीं है, जल्दबाजी में काम किया गया ऐसे दिखाई देता है, तो इस सिनेरियो में अरेस्ट को जो है जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। तो कोर्ट ने पंकज बंसल का जो मामला है उसको एम्फेसाइज करा। उसमें क्या स्पष्ट था कि अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो राइटिंग में कन्वे किए जाएंगे, और इमीडिएटली जो है वो कन्वे किए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इस सिनेरियो में अरेस्ट को जस्टिफाइड नहीं कर सकते। तो मोटा मोटा निष्कर्ष हम इस जजमेंट से क्या निकाल सकते हैं, जिसमें अक्यूज को बेल दी गई है? सबसे पहले बात कि जब भी किसी व्यक्ति को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अरेस्ट किया जाएगा फॉर द वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो सबसे पहले उनको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल जो है वो कलेक्ट हुआ है। दूसरी बात, क्या वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। नंबर 3, क्या क्रिमिनल एक्टिविटी का आउटकम है। नंबर 4, क्या शेड्यूल ऑफेंस है। नंबर 4, क्या इसके सिनेरियो में पीएमएल एक्ट के तहत जो है कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को इमीडिएटली जो है कन्वे करना पड़ेगा अगर अरेस्ट जो है किया जा रहा है। अगर ऐसा प्रोटोकॉल अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू इन्फ्रिंग द बेसिक राइट ऑफ द अक्यूज दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो कुल मिलाकर एक अच्छी जानकारी है। सेक्शन 19 और सेक्शन 45 को मिलाकर जो काम किया ऑनरेबल पंजाब हाईकोर्ट ने वो काफी सराहनीय है। क्योंकि कई मामलों में जब कार्रवाइयां होती है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कार्रवाई कैसे हो रही है, इसका बेसिक नेचर क्या है, कैसे इसमें जो है वर्कआउट होगा। बट कुल मिला के जजमेंट अगर ऐसे आते हैं तो काफी हद तक गाइडिंग प्रिंसिपल जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में सेक्शन 19 पर और सेक्शन 45 पर जो है एम्फेसाइज किया गया, और ये स्पष्ट किया गया कि जैसे ही ये अरेस्ट करेंगे सबसे पहले जो मटेरियल है उनको वो कलेक्ट करना है। दूसरी बात, मटेरियल कैसे कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहा है कि ये मटेरियल जो है कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम और विद द क्रिमिनल एक्टिविटी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, रूल आउट करना है कि ये जो एलिस्ट प्रॉपर्टी है, जो एलिस्ट मटेरियल है, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम या एक्टिविटी से पहले का नहीं है, उससे कनेक्टेड है। अगर ये बातें रूल आउट कर पाएंगे तभी एक रीजनेबिलिटी जो है बनती है। अदरवाइज अगर अरेस्ट करते हैं जल्दबाजी में इन द रूटीन मैनर, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इन्फ्रिंग द राइट ऑफ द अक्यूज। तो साथियों, कुल मिला के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक लिटिगेंट है और गलत अरेस्ट है तो वहां पर सेक्शन 19 जो है काफी आपके लिए हेल्पफुल है, सेक्शन 45 जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और अगर आप एक लॉयर हैं और अपने क्लाइंट की बेल को जो है अर्ज कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 45 पर आने से पहले सेक्शन 19 पर जो है जोड़ देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जजमेंट है पंकज बंसल का, हैंस फोर्थ वर्ड जिसमें जो यूज किया गया है कि इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो कन्वे करने पड़ेंगे, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है और मजिस्ट्रेट भी रूटीन मैनर में जो है रिमांड दे रहा है या जुडिशियल कस्टडी को अप्रूव कर रहा है तो ये इलीगल होगा और अक्यूज के राइट को इन्फ्रिंग करने वाला होगा। आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी कार्रवाइयां पीएमएल एक्ट के तहत होती हैं
ये सारी की सारी कार्रवाइयां जो है गवर्नमेंट है सीआरपीसी के प्रोविजन से। अगर किसी भी रूप में अक्यूज को लंबे टाइम तक कन्फाइन किया हुआ है, मजिस्ट्रेट को मैटर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, जल्दबाजी कार्रवाई में की जा रही है, और इसके अलावा जो आपको ट्रांजिट है या जो ट्रैवलिंग पीरियड है उसमें बेईमानियां की जा रही है, तो वहां पर आप लीगल प्रोविजंस के तहत आर्ग्यू कीजिए, अपने राइट्स को रखिए, अपनी बात को दम से कहिए। अगर आप बात को कहेंगे नहीं तो सुनेगा आपको कौन? जैसे इस केस में हुआ, आज ये व्यक्ति जो रूप बंसल है आज ही सुप्रीम कोर्ट में गया, इसको टाइम लगा, पर कम से कम इससे अपनी बात को रखा, सेक्शन 19 को रखा, सेक्शन 45 को रखा, इसके लाइट में इंटरप्रिटेशन किए, तो कम से कम सही बात जो है कन्वे हुई कि वास्तविक जो है मैटर क्या है और किस तरह से इस मैटर को जो है एफिशिएंटली जो है गलत तरीके से प्रोसीड करते हुए इनलीगल जो है अरेस्ट किया गया है। अब कुछ काम की बातें जजमेंट से हम और सुनते हैं, समझते हैं, इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए। साथियों, आप एक बात समझिए कि ईडी की जो रेड है या ईडी की जो प्रोसीडिंग है वो डायरेक्ट नहीं होती है। ओके, आप सबके माइंड में मिस रहता है कि ईडी की प्रोसीडिंग हो रही है तो ऐसे नहीं डायरेक्ट हो रही हो, हमें डायरेक्टली जो है अरेस्ट कर लें या डायरेक्टली हमारे लॉकर्स में या कई अन्य जगह जहां हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है या कुछ हमने रखा हुआ है तो वहां जाके सर्च कमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आंसर इज नो। सबसे पहले शेड्यूल ऑफेंस जो है वो कमिट होना चाहिए। शेड्यूल ऑफेंस कमिट होगा तो ही ईडी जो है टेकअप कर पाएगा मैटर। और शेड्यूल ऑफेंस क्या है? एक ऐसा ऑफेंस जो कि डिफाइंड है शेड्यूल में, जो कि कनेक्ट है विद द कंसेंट PMLA, मींस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस केस में क्या था? अगर आप जजमेंट निकालेंगे नेट से, जजमेंट का नाम जो है वापस से नोट कर लीजिए, रूप बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जजमेंट डेट है 31 अक्टूबर 2023। इसका जो बेसिक पॉइंट क्या था इसको भी आप लिखिए कि इस मामले में डिफरेंट FIR दर्ज हुई बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मींस बाय द लोकल पुलिस, जिसमें हरियाणा पुलिस भी है, दिल्ली पुलिस भी है, और दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी है। और इनिशियल जो मैटर था वो था 120B, 420, 467, 471 IPC के अंदर। पर चूंकि 467 IPC जो है एक शेड्यूल ऑफेंस है, जिस कारण जो कंसर्न ईडी है उसने मैटर को टेकअप कर लिया। और जब भी ईडी जो है मैटर टेकअप करती है और जो रिपोर्ट दर्ज करती है और जो अग्रिम कार्रवाई करती है उसको हम कहते हैं ECIR, वो भी इस केस में जो है रजिस्टर्ड हुई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ईडी जो है किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? ईडी में प्रोसीड अगेंस्ट अ पर्सन। अब पर्सन में कौन कौन से हैं? जुरिस्टिक पर्सन भी है और नेचुरल पर्सन भी है। जुरिस्टिक मीन्स कंपनी हो गई या LLP हो गई या कोई ऐसा व्यक्ति, भले वो इनकॉर्पोरेट नहीं है बट उसको दर्जा दिया गया है जुरिस्टिक पर्सन का, और वो स्यू कर सकता है और उसके अगेंस्ट जो है केस किया जा सकता है। दे ऑल आर जुरिस्टिक एंड आर्टिफिशियल पर्सन। और बाकी में क्या आ गए? एक इंसान, लिविंग क्रिएचर, वो आ गए नेचुरल पर्सन के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेक्शन 17 है PML एक्ट का, जो कि बात करता है इन्वेस्टिगेशंस के दौरान किए जाने वाले सर्च की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट के लिए आपको सेक्शन 5 जो है पढ़ना पड़ेगा। पर एक बात आपको मैं कह दूं कि अगर आप इस ऐड को पूरा पढ़ोगे, जिसके लिए मैंने सीरीज भी तैयार कर रखी है, ये अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, जिसे मैंने स्पष्ट किया कि अटैचमेंट जो है वो रूटिंग मेथड में नहीं कर सकते। अटैचमेंट को लेकर कई सेफगार्ड जो है एक्ट में दिए गए। सबसे पहली बात, जो मटेरियल है उसके संदर्भ में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि ये मटेरियल जो है कनेक्टेड है विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंक्लूजन जब भी आप ड्राइव करेंगे, मीन्स बाद में कर रहा हूं अथॉरिटी की, तो उनको रीजनेबल कंक्लूजन ड्राइव करने हैं। तीसरी बात, उनको कारण स्पष्ट करने हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, हर एक कारण को उनको राइटिंग में लिखना पड़ेगा और हर एक बात को कार्रवाई के बाद कन्वे करना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू वायलेट द एंटायर प्रोसीडिंग दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय देम। तो जो भी कार्रवाई वो कर रहे हैं उसको पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, उनके निष्कर्ष क्या निकाले गए उसको पढ़िए। भाई जैसे हम इंसान है ऐसे वो इंसान है। फर्क इतना सा कि उनके हाथ में डंडा है, पावर है, कानून है, हमारे पास वो नहीं है। पर हमारे पास बुद्धि है, हम बुद्धि से अगर चीजों को स्क्रूटनाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो उस पर इजीली जो है वर्कआउट कर पाएंगे। और साथियों, इसी मामले में एक बात जो है आपको नोट डाउन करनी है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले भी जो है वो शेड्यूल ऑफेंस में आते हैं। इवन इस केस में एक सेकंड ECR भी थी, जहां पर एक जज साहब थे जिनका नाम है सुधीर परमार, जो कि स्पेशल जज थे CBI और ED के पंचकुला में, वो तक भी जो है अक्यूज थे। उनके जो रिलेटिव थे वो तक भी अक्यूज थे और उसी ECIR में जो है इनको अरेस्ट किया गया था। और अल्टीमेटली इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को लेकर अपने आर्गुमेंट रखे थे, धारा 19 को लेकर, कि जब तक मुझे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कन्वे नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव नहीं है। नंबर 3, कार्रवाई रूटीन में है। नंबर 4, माइंड अप्लाई नहीं किया गया है। और नंबर 5, रूटीन में मेरा डिटेंशन जो है ऑथोराइज किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि दे आर टोटली वैलिड इन देयर अप्रोच। तो कुल मिला के सेक्शन 19 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 19 को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, संजय सिंह के मामले में जो है डिबेट चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और पंजाब हाईकोर्ट इस डिबेट को तय कर चुका है। तो इनका जो बेसिक आर्गुमेंट है वो क्या है, वापस इसको नोट कर लीजिए कि सेक्शन 19 जो है वो
ऑथोराइज करता है अरेस्ट के लिए, बट अरेस्ट जो है वो रूटीन में नहीं होना चाहिए। अरेस्ट के लिए नंबर 1 दे हैव टू स्पेसिफाई दैट दे आर हैविंग द पोजीशन ऑफ मटेरियल। नंबर 2 बाय द बेयर प्रेजेंस ऑफ मटेरियल देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। नंबर 3 द बिलीफ शुड नॉट बी ऑन पेपरलेस वर्क, इट शुड बी ऑन पेपर्स, द ग्राउंड शुड बी कन्वर्ट इन राइटिंग। और चौथी बात, जब भी अरेस्ट करेंगे तो ये ग्राउंड जो है इमीडिएटली हैंसफोर्थ इमीडिएटली जो है वो कन्वे किए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन की एजेंसी है वो अक्यूज के राइट को अफेक्ट कर रहा है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको धारा 19 और धारा 45 पीएमएलए एक्ट पर जो है एक विस्तृत चीजें जो है समझाई है, ताकि लाइफ में कभी भी दिक्कत हो आपको तो इसको आप समझ सकें और उसके कॉन्सिक्वेंटल में जो है एक्ट अपॉन कर सकें। तो साथियों, मिलेंगे जल्दी एक नए लाइव में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।